गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आप लोग कैसे हो। मैं राजेश कुमार मौर्य आप लोगों का इस रसायन विज्ञान ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। प्यारे बच्चों, बिलेन चैप्टर में ही एक टॉपिक आता है हेनरी का नियम। बड़ा ही इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। कक्षा 12 की कक्षाओं में अक्सर यह प्रश्न पूछा जाता है कि हेनरी का नियम क्या है, इसकी सीमाएं क्या है और इसका हमारे दैनिक जीवन में क्या अनुप्रयोग है। तो आज हम लोग इस वीडियो में इसी के बारे में चर्चा करेंगे। हेनरी का नियम सन 1803 में हेनरी ने सन 1803 ईस्वी में हेनरी ने किसी गैस की द्रव में विलेयता जब होती है तो उसका आंशिक दाब, यानी गैस का जो आंशिक दाब होता है द्रव में और गैस की मात्रा के बीच में एक संबंध स्थापित किया, और इसी संबंध को हम हेनरी के नियम के नाम से जानते हैं। फिर से एक बार सुन लीजिए। हेनरी जी ने सन 1803 में किसी गैस के आंशिक दाब और उसके मात्रा के बीच में एक संबंध स्थापित किया था। इसी संबंध को हेनरी का नियम कहा जाता है। इन्होंने बताया किसी नियत ताप पर, ताप नियत होनी चाहिए, किसी द्रव के निश्चित आयतन भी निश्चित होना चाहिए, में घुल सकने वाली। ये भी महत्वपूर्ण है कि जो गैस है वो घुल सकने वाली हो। ऐसा ना हो कि द्रव में गैस घुले ही ना, तो वह जो है इस नियम अगर घुलने वाली गैस नहीं है तो उस पर यह नियम नहीं लगाया जा सकता है। तो घुल सकने वाली किसी गैस की मात्रा का, किसी गैस की मात्रा उस गैस के उस द्रव के साथ साम्य की अवस्था में आंशिक दाब के समानुपाती होती है। तो यहाँ पर एक कंक्लूजन निकल के आया, P प्रोपोर्शनल यम, जहाँ P गैस का आंशिक दाब और जो यम है वह गैस की मात्रा है। फिर से बार देख लीजिए, किसी नियत ताप पर किसी द्रव के निश्चित आयतन में घुल सकने वाली किसी गैस की मात्रा उस गैस के उस द्रव के साथ साम्यावस्था की स्थिति में आंशिक दाब के समानुपाती होती है, अर्थात P प्रोपोर्शनल स्मॉल यम। प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा KH यम हो गया, जहाँ पर जो KH है यह है हेनरी स्थिरांक है। हेनरी स्थिरांक है, इसे हेनरी स्थिरांक कहा जाता है। KH को अगर अलग किया जाए तो KH इक्वल टू हो जाएगा P अपान यम, जहाँ P गैस का आंशिक दाब और यम गैस की मात्रा हो जाती है। ये बराबर होता है P अपान एक्स बार। इसका मतलब P आंशिक दाब और बटे एक्स बार, मतलब गैस का अंश, गैस का मोल प्रभाज हो गया। क्योंकि ये इनका जो ये नियम है ये हेनरी जी समकक्ष है डाल्टन के, तो इसलिए जो है यहाँ पर ये शब्द भी जोड़ा जा सकता है। आगे कैलकुलेशन में इसकी भी ज़रूरत लग सकती है, इसलिए यहाँ पर हमको दोनों चीज़ जानना है, आंशिक दाब बटे गैस का मोल प्रभाव। ये हो गया। इसकी सीमाएं क्या है, लिमिटेशन क्या है। पहली चीज़, दाब बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। हेनरी के नियम की पहली सीमा है दाब बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि जो हमारा गैस है उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा हो। दूसरा, ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए। ये भी है कि ताप हम बहुत कम नहीं कर सकते, अगर कम करेंगे तो इस नियम से विचलन उत्पन्न होना शुरू हो जाएगा। तीसरा है विलयन तनु हो। विलयन हमारा कैसा हो, तनु हो। ऐसा ना हो कि विलयन शांत हो। तनु का मतलब उसमें विलय की मात्रा यानी गैस की जो मात्रा है वो बहुत ज़्यादा ना हो। और जो चौथी महत्वपूर्ण पॉइंट है सबसे, वो है गैस विलायक से क्रिया ना करे। अगर कहीं गैस विलायक से क्रिया कर रहेगा तो इसका मतलब निश्चित तौर पर वहाँ पर विलयन की स्थिति नहीं उत्पन्न होगी। इसलिए गैस विलायक से क्रिया ना करे, ऐसी स्थिति होनी चाहिए। तो ये 4 पॉइंट है लिमिटेशन, हेनरी के नियम की सीमाएं हैं। हेनरी के नियम की सीमाएं हैं। अगला है एप्लीकेशन। इसका एप्लीकेशन क्या है, हमारे दैनिक जीवन में इस नियम का उपयोग क्या है, इसको हम लोग जानते हैं। पहला है मृदु पेय में। मृदु पेय जैसे तमाम प्रकार के पेय हैं, कई तरह के आते हैं, जैसे कोका कोला हो गया, स्प्राइट हो गया, ऐसे कई प्रकार के, सोडा वाटर हो गया। तो ऐसे कई प्रकार के मृदु पेय हैं, और उस मृदु पेय में जो है उस मृदु पेय में
उच्च, यहाँ पर कम ताप पर किसी भी गैस को घोला जाता है। कम ताप पर दाब ज़्यादा लगा करके हम किसी भी द्रव में गैस को घोल सकते हैं। सोडा वाटर में जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, इस कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हम कम ताप और उच्च दाब लगा करके CO2 को चाहें तो किसी भी द्रव में घोल सकते हैं, इससे मृदु पेय बन जाता है। दूसरा है गहरे समुद्र में गोताखोरी करने वाले के श्वसन मिश्रण में। भाई समुद्र में गहराई में काफ़ी जाने के लिए हमको श्वसन के लिए ज़रूरत पड़ती है ऑक्सीजन की, तो इसके लिए गोताखोर जो होते हैं वो अपने साथ कृत्रिम श्वसन के लिए एक सिलेंडर लेके जाते हैं। उस सिलेंडर में वास्तव में 3 गैसें भरी होती हैं। एक है हीलियम, ये होता है 11.7%। दूसरा है नाइट्रोजन, ये होता है 56.2%। और ऑक्सीजन ये होता है 26.1%। 26.1%। ये हीलियम 11.7%, नाइट्रोजन 56.2% और ऑक्सीजन जो होता है वो 26.1% होता है। अब देखें, जब गहराई में समुद्र में जाएंगे तो वहाँ चूँकि प्रेशर उच्च हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, और जब प्रेशर ज़्यादा हो जाता है तो प्रेशर ज़्यादा हो जाने के कारण हमारे रक्त में जब हम सांस लेंगे, श्वसन लेंगे, तो श्वसन यही होंगे, यही गैस होंगे। तो जब हम सांस लेंगे तो सांस लेने पर होता क्या है कि यह गैसें हमारे रुधिर में घुलनी शुरू हो जाती हैं। और जब गहराई में जाते हैं तो दाब उच्च हो जाता है, तो दाब उच्च हो जाने के कारण प्रेशर है मात्रा ज़्यादा हो जाएगी। तो वैसे यहाँ पर जब दाब उच्च हो जाता है तो ये हमारे रुधिर में बड़ी तेज़ी से, या इनकी जो विलेयता होती है, घुलने की जो प्रवृत्ति होती है वो बढ़ जाती है। अब जब ऊपर आते हैं तो ऊपर आने पर जैसे समुद्र से निकल करके ऊपर तल में आना शुरू हो जाते हैं, तो प्रेशर चूँकि कम होता है, तो जब प्रेशर कम होता है तो एकाएक हमारे रुधिर में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि जब दाब कम होगा तो दाब कम होने पर विलेयता घट जाएगी, और ऐसा होने पर हमारे रक्त में नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा बननी शुरू हो जाती है। इससे एक स्थिति उत्पन्न हो जाती है, ये काफ़ी हानिकारक है, इसे हम बेंडा कहते हैं। क्या कहते हैं? बेंडा कहते हैं ऐसी स्थिति। और ये लीथल है, हानिकारक है, क्योंकि रुधिर में नाइट्रोजन की मात्रा जब तेज़ी से, यानी नाइट्रोजन बड़ी तेज़ी से वायु के रूप में निकलनी शुरू हो जाएगी, तो वह हमारी रुधिर वाहिनियों से बबल के रूप में निकलनी शुरू हो जाएगी। ऐसे स्थिति में जो हमारी रुधिर वाहिनियाँ हैं वो फट सकती हैं। तो जब रुधिर वाहिनी फटनी शुरू हो जाएगी तो ऐसी स्थिति में हमारे शरीर में काफ़ी क्षति पहुंचेगी, काफ़ी नुकसान होगा। तीसरा है फेफड़े में। फेफड़े में क्या होता है कि भाई देखें, प्रेशर अगर ज़्यादा है तो प्रेशर ज़्यादा होने के कारण फेफड़े में ऑक्सीजन अधिक हो जाता है, यानी उसकी जो विलेयता हो जाती है बढ़ जाती है। लेकिन अगर प्रेशर कम है तो जो ऑक्सीजन की हमारे रुधिर में विलेयता घट जाती है। इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण हम लोग देख लेते हैं कि जो पर्वतारोही होते हैं जब चढ़ाई पर ऊपर चढ़ते हैं, तो जब चढ़ाई पर चढ़ते हैं तो होता क्या है कि ऊपर जाने पर जो वायुमंडलीय दाब है, क्योंकि गैस हम लोग चारों तरफ से घिरे हुए हैं वायुमंडल से, तो जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है वैसे वैसे होता क्या है कि जो दाब होता है गैसों का वो धीरे धीरे कम होता जाता है, क्योंकि ऐसी स्थिति आती है कि ऐसी गैसें जिनका अणुभार ज़्यादा है वो नीचे होती हैं, और उसी हिसाब से धीरे धीरे और गैसें अरेंज होनी शुरू हो जाती है। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो उनका जो दबाव हमारे ऊपर होगा वह कम होता जाएगा, और जब दबाव कम होता जाएगा तो ऐसी स्थिति में होता क्या है कि हम जब सांस लेते हैं तो हमारे रक्त में ऑक्सीजन की जो विलेयता है वो घट जाती है, ऑक्सीजन की जो घुलनशीलता है वो घट जाती है। और जब घट जाती है तो हमको तेज़ी से सांस लेना पड़ता है, बहुत तेज़ी से सांस लेना, यानी हम हांफना शुरू कर देते हैं। या यूँ कह सकते हो कि हमारे शरीर में जो हमारे रक्त हैं उन रक्त में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और जब रक्त में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो इस स्थिति को हम एनॉक्सिया कहते हैं। एनॉक्सिया, ऐसी स्थिति को एनॉक्सिया कहा जाता है। इसके लिए भी जो पर्वतारोही होते हैं वो अपने साथ ऑक्सीजन, कृत्रिम श्वसन के लिए ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके जाते हैं। उसमें भी यही चीज़ें होती हैं, हीलियम, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन,
ये चीज़ें हो जाती हैं। अब आपके दिमाग में प्रश्न चल रहा होगा कि आखिर जो पर्वतों पर रहने वाले लोग हैं उनको या वे क्यों नहीं ऐसा करते कि अपने पीछे जो है ऑक्सीजन का सिलेंडर बांधे हों, चलते रहें। होता क्या है कि जब पर्वत पर, ऊंचाई पर लोग रहना शुरू कर देते हैं तो धीरे धीरे होता क्या है कि उनके रक्त में आरबीसीएस की मात्रा बढ़ती जाती है, और जब आरबीसीएस की मात्रा बढ़ जाती है तो होता क्या है कि ये आरबीसीएस जो है यानी रेड ब्लड कार्पस्कल, यह इनमें हीमोग्लोबिन होता है और एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को पकड़ के रखता है। तो जब हीमोग्लोबिन बढ़ गया, आरबीसीएस बढ़ गई तो हीमोग्लोबिन बढ़ गया, हीमोग्लोबिन बढ़ गया तो ऑक्सीजन को पकड़ने वाले जो मॉलिक्यूल हो गए वो बढ़ गए, और जब वो बढ़ जाते हैं तो धीरे धीरे होता क्या है कि उनकी उस तरह से हैबिट हो जाती है, कैपेसिटी, या कह सकते हैं वहाँ उस एरिया में, उस स्थान पर उसके प्रति वो अनुकूलित हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति अगर यही स्थिति करे, वो पर्वत पर चढ़ना शुरू करे, ऊंचाई पर जाना शुरू करे, तो उसके लिए समस्या हो जाएगी, एनॉक्सिया जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। वही जो पर्वतों पर रह रहे हैं वो और ऊंचाई पर जाना शुरू कर दें, उनको भी समस्या होगी, लेकिन वो वहाँ जा कर के कुछ दिन के लिए, कुछ समय के लिए वहाँ स्थिर हो जाते हैं, इसीलिए वे वहाँ उस वातावरण के प्रति अनुकूलित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये था बच्चों। एक बार हम लोग फिर से रिकॉल कर देते हैं। सन 1803 में हेनरी साहब ने किसी भी गैस की मात्रा और उसके आंशिक दाब में एक संबंध स्थापित किया, ज्ञात किया। इसी संबंध को हम हेनरी का नियम कहते हैं। इनके अनुसार किसी नियत ताप पर किसी द्रव के निश्चित आयतन में घुल सकने वाली किसी गैस की मात्रा उस गैस के उस द्रव के साथ साम्यावस्था स्थिति में उस आंशिक दाब के समानुपाती होती है, अर्थात पी प्रोपोर्शनल यम। पी आंशिक दाब हो गया गैस का और यम जो है उसकी मात्रा हो गई। इसको हम लिख सकते हैं, इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो पी प्रोपोर्शनल के एच यम। के एच को पक्षांतर किया जाए तो के एच इक्वल टू पी अपान यम, या इसे लिख सकते हैं पी अपान एक्स बार, जहाँ एक्स बार गैस का मोल प्रभाज होता है। लिमिटेशन पहला है दाब बहुत अधिक नहीं होना चाहिए, दूसरा है ताप बहुत कम ना हो, तीसरा है विलयन तन हो, चौथा है गैस विलायक से क्रिया ना करे। एप्लीकेशन क्या है? मृदु पेय में इसका एप्लीकेशन होता है, सोडा वाटर के रूप में। गहरे समुद्र में गोताखोरी करने वाले जो लोग हैं उस श्वसन मिश्रण में ऑक्सीजन और हीलियम ले जाते हैं। उसके साथ साथ इसका कंपोजिशन जो है हीलियम 11.7% होता है, नाइट्रोजन 56.2% होता है, ऑक्सीजन 26.1% होता है। और फेफड़े में प्रायः फेफड़े में जो हमारी ऑक्सीजन है उनकी विलेयता घुलनशीलता के बारे में भी यह नियम एक्सप्लेन करता है, उसको स्पष्ट करता है। प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। शेष कल। थैंक्स।